सबसे पहले मोमेंटम की डेफिनेशन बताते हैं। देखो किसी भी मूविंग बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को अगर मेजर किया जाए कि उस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, तो वो हम मेजर करते हैं मोमेंटम के जरिए। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसे मेजर करेंगे? अगर एक मूविंग बॉडी है तो उसको रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। अगर हम किसी बॉडी को आसानी से रोक पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना ज्यादा मूव नहीं कर रही थी। और अगर हम उस बॉडी को आसानी से रोक नहीं पाते, यानी बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं, तो जितनी मुश्किल से मैं उस बॉडी को रोक पा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो अमाउंट ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो ज्यादा था। ठीक है ना? तो डेफिनेशन देखो। सो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मोमेंटम क्या है? किसी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, जो हरकत की मिकदार है कि वो बॉडी मूव कर रही है तो कितना ज़्यादा मूव कर रही है या कितना कम मूव कर रही है। तो पहली डेफिनेशन तो फिजिकल डेफिनेशन हम ऐसे ही बनाते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रेफर्ड टू एज मोमेंटम। और जो दूसरी डेफिनेशन है, जो कि मैथमेटिकल डेफिनेशन बन सकती है, वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि किसी भी बॉडी के अगर आप दो चीज़ों का प्रोडक्ट मालूम करो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करो, किस किस चीज़ को? मास को मल्टीप्लाई कराओ वेलोसिटी से। तो अगर किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर बड़ा आ जाए तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है, मतलब कि उसको रोकना मुश्किल है। और अगर किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें और आंसर छोटा आ जाए, इट मीन्स कि उसका मोमेंटम कम है, यानी कि उसको रोकना आसान होगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन है, एक फिजिकल और एक मैथमेटिकल। मिसाल के तौर पे आप देखिए, एक लेट से एक कार है 150 kg 15 kg टॉय कार है 15 किलोग्राम की, और वो रुकी हुई है। उसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। सो इट हैज़ नो मोमेंटम। ठीक है जी, अब ज़रा नोट करो, अब वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। वही टॉय कार 15 किलोग्राम वाली, तो आप उसको देख सकते हो कि वो एक ख़ास स्पीड के साथ मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ एक और मिसाल, तो आप देख सकते हो ऊपर वाले में कोई मोमेंटम नहीं था, 10 मीटर पर सेकेंड वाले में मोमेंटम उससे ज़्यादा हो गया, और 20 मीटर पर सेकेंड वाले के अंदर मोमेंटम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रफ्तार से मूव कर रही है। मासेस आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पर मकसद है आपको क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में समझाना, कि जिसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, जो ज़्यादा मूव कर रही है, इट मीन्स उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर हमें किसी भी बॉडी के मोमेंटम को मेजर करना है तो दो चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस बॉडी के मास को और वेलोसिटी को, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो दो ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। या तो वो बॉडी जितनी हैवियर होगी उसको रोकना उतना मुश्किल होगा, या तो वो बॉडी तेज ट्रेवल कर रही हो तो रोकना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक है और वो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, स्टिल उसे रोकना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, या ट्रेन या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात यह कि बुलेट को रोकना मुश्किल है। हालांकि बुलेट का मास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या ज्यादा है? वेलोसिटी ज्यादा है। तो क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको रोकना मुश्किल। यानी कि अगर मैं देखना चाहता हूं कि किसी बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है, उसका अमाउंट ऑफ मोशन कितना ज्यादा है, तो दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस बॉडी के मास को और वेलोसिटी को। अगर मैथमेटिकली देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन से मैं बताया था कि किसी बॉडी के मास को अगर मैं उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो आंसर आ जाएगा वो मोमेंटम आएगा। और अगर सिंबल की बात करें तो मोमेंटम का सिंबल होता है P। मास को हम M से शो करते हैं, वेलोसिटी V से जाहिर करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो के साइन आ रहे हैं। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो सिंपल सी बात है, किसी बॉडी का अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आप उसके मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कराएं, मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा कि फार्मूले के अंदर मोमेंटम के जो फार्मूला है उसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, मास आ रहा है और वेलोसिटी आ रही है। सो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो इट हैज़ वेक्टर नेचर। डायरेक्शन की बात की जाए तो मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है और वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है। जैसे अभी जो मैंने आपको मिसाल बताई थी उसमें आपने देखा था कार राइट साइड पर जा रही है तो वेलोसिटी राइट साइड पर थी और मोमेंटम भी राइट साइड पे, यानी कि मोमेंटम की कोई अलग से डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है
वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। यूनिट की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू mv। मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मोमेंटम का यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बात है, इसका एक और भी यूनिट होता है जो कि आगे और हम उसको प्रूफ करेंगे कि क्यों। फिलहाल आप समझ लीजिए वो होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं न्यूटन सेकेंड को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो न्यूटन का क्या फॉर्मूला होता है। न्यूटन फोर्स में हमने स्टडी करा था, न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन का वैल्यू है ना, पूरी वैल्यू। साथ में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में s। तो अगर मैं एक s से एक s को कैंसिल करता हूँ तो अगेन हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स न्यूटन सेकेंड एक्चुअली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर ही है। इस वजह से दोनों ही इसके SI यूनिट्स हैं और दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को भी और न्यूटन सेकेंड को भी। और फाइनली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे, जो कि हमने फॉर्मूले में भी देखा, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा। तो ऐसा देखा गया है, जैसे कि मैंने समझाया कि जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, रोकना मुश्किल। किसी बॉडी का मास ज़्यादा तो उसको रोकना मुश्किल क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा। सेकंड जो आज टॉपिक कवर करना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ। लेकिन ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है खास किस्म के सिस्टम में, जिसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहले मैं आपको ये आइसोलेटेड सिस्टम समझा देता हूँ, फिर हम उस लॉ को देख लेंगे। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है ना, ओपन क्लोज सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें फोर्स अप्लाई हो सकती है, एनर्जी आ सकती है, जा सकती है, मास आ सकता है, जा सकता है। बट आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस पर उस सिस्टम के अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। यानी कि जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल आइसोलेट हुआ हुआ होगा, अलग थलग होगा। ठीक है ना, एक अलग थलग सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही अप्लाई हो सकता है और किसी पर अप्लाई नहीं हो सकता। सो स्टेटमेंट देखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है व्हेन सम बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया, एक सिस्टम है आइसोलेटेड, अलग थलग निज़ाम है, बिल्कुल एक से सेपरेट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। एक्ट अपॉन वन अनदर। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं। तो जो टोटल मोमेंटम होता है उस सिस्टम का वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर दो बॉडीज़, जिसमें कुछ बॉडीज़ हैं, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं, तो याद रखिए जो टोटल मोमेंटम होगा उस सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरे तरीक़ों से ऐसे समझो कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो टोटल मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का बिफोर कोलिजन, यानी कि बिफोर एक्टिंग ऑफ फोर्सेस, वो हमेशा बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। दो चीज़ों के या दो से ज़ायद चीज़ों के टकराने से पहले का जो मोमेंटम होता है वही उनके टकराने के बाद का मोमेंटम होता है। ये हमें स्टेटमेंट समझा रही है। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जैसे आप यहाँ पर नोट करो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बस एक बॉल जो है वो आके टकराई है, लकड़ी के टुकड़े को उसने मूव करवाया है। तो हम यहाँ पर ये बात देखेंगे कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रहा। सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, वन बाय वन इसको रोक रोक के बताते हैं। देखो, जब मूव करती हुई बॉल जा रही थी इधर, तो आप देख सकते हो लेट से इस का जो मास था वो 0.72 kg था और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने कैलकुलेट करा तो वो हो गई 33। ठीक है जी। तो इसका टकराने से पहले मोमेंटम का मतलब क्या था, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मैंने क्या करा, मास को मल्टीप्लाई करा दिया वेलोसिटी से, ये जो बॉल है ना इसकी। तो आंसर हमारे पास आ गया 23.76। ये हो गया टकराने से पहले इस बॉल का मोमेंटम। ठीक है, अब टकराने से पहले लकड़ी का मोमेंटम कितना है, टकराने से पहले ये जो वुड है इसका मोमेंटम कितना है। तो याद रखो इसका मास तो है कुछ ना कुछ 3.31 kg है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन क्योंकि वो रुकी हुई है तो वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 0 करा देंगे, मोमेंटम 0 हो जाएगा।
तो अब आप एक बात नोट कीजिए, टोटल मोमेंटम टकराने से पहले कितना बन गया 23.76 प्लस 0, तो टोटल आंसर आ गया 23.76। ये आ गया टकराने से पहले इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम 23.67। ठीक है जी। अब ये बात देखते हैं कि टकराने के बाद भी ये मोमेंटम बराबर रहा कि नहीं रहा। बॉल के टकराने की वजह से लकड़ी का टुकड़ा मूव होने लगा था और बॉल थोड़ी सी स्लो हो गई थी। तो आप देखिए बॉल का जो मास है वो अभी उतना ही है 0.72, पर क्योंकि बॉल बहुत स्लो हो गई है तो वो हो गई है 0.36 मीटर पर सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करा के आंसर आएगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, इधर मेंशन भी है। और टकराने के बाद इस लकड़ी के टुकड़े का मोमेंटम 23.56 आ रहा है। कैसे? मास तो हमें पता है उसका 3.31 था, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी करेंगे 7.12, क्योंकि मोमेंटम आता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, आंसर आएगा 23.56। तो टकराने के बाद भी इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इनका मोमेंटम बन जाएगा 23.56 था, टोटल मोमेंटम हो जाएगा 23.76। आप देख सकते हो टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो भी इतना ही था और टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम इतना ही रहा, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम बराबर रहा क्योंकि ये सिस्टम आइसोलेटेड था। ठीक है, अब ज़रा डेरिवेशन को समझ लो। मिसाल के तौर पे दो बॉडीज़ हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। ठीक है, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है और दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं। एक की वेलोसिटी u1 है, एक की वेलोसिटी u2 है। इससे परेशान नहीं होना कि वेलोसिटी को u से क्यों कह रहे हैं भाई, वेलोसिटी को v से और u से दोनों से जाहिर कर सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटीज़ दोनों की u1 और u2 हैं। फिर क्या होता है, टकराने से पहले की ये सिचुएशन थी। अब देखो ये दोनों टकराते हैं, टकराएंगे तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। छोटी वाली बॉडी बड़ी वाली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, बड़ी वाली छोटी वाली पे फोर्स अप्लाई करेगी। नतीजे में इनकी वेलोसिटीज़ में कुछ फ़र्क आएगा और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ u1 के बजाय v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी u2 के बजाय v2 हो जाएगी। ठीक है, देख लो दोबारा से। टकराने से पहले ही क्या सिचुएशन थी, u1 u2, फिर टकराए, टकराने के बाद हो गई v1 v2। तो क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अगर इस पूरे सिस्टम को देखा जाए, टकराने से पहले का टोटल करो। इसका मोमेंटम टकराने से पहले कितना है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। टकराने से पहले बॉडी बी का मोमेंटम कितना है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि m2 u2। तो टकराने से पहले का टोटल इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, वो लिखा हुआ है इधर, m1 u1 प्लस m2 u2। टकराने के बाद कितना हो गया, टकराने के बाद इसका मास m1 ही है पर वेलोसिटी v1 हो गई, तो इसकी वेलोसिटी हो गई m1 v1। और टकराने के बाद इसका मास m2 ही रहा, वेलोसिटी हो गई v2। तो टकराने के बाद का टोटल क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। और जैसा हमने बुलेट वाली एग्जाम्पल में देखा, सॉरी वो बॉल वाली एग्जाम्पल में देखा, या जैसा कि मैंने आपको समझाया, टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम बराबर होना चाहिए टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक बात हमने समझनी है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम को यूज़ करते हुए। पहले आप डेफिनेशन देखो, फिर मैं उसको प्रूफ कराता हूँ। डेफिनेशन कहती है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि अगर आप किसी बॉडी के मोमेंटम के चेंज का रेट निकाल लो, टाइम रेट, यानी कि डिवाइड बाय टाइम कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो, तो वो हमेशा बराबर होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि अगर फोर्स ज़्यादा लगती है तो मोमेंटम में चेंज तेज़ी के साथ आता है, जल्दी जल्दी आता है, और अगर फोर्स कम लगती है तो मोमेंटम का जो चेंज है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। टाइम रेट का मतलब यही है ना कि जो भी चेंज है उसको आप डिवाइड, जितना भी चेंज आ रहा है उसके अंदर मोमेंटम के अंदर, उसको आप डिवाइड करा दें टाइम से। तो ये तो एक डेफिनेशन है जो कि आपने याद रखनी है कि फोर्स इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट कैसे है उसको हम समझ भी सकते हैं सेकेंड लॉ को इस्तेमाल करते हुए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है F बराबर होता है ma के। ठीक है जी। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन होती है
वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, जैसे कि हमने पढ़ा है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस करते हैं, डिवाइड बाई टी करते हैं, एक्सेलरेशन बन जाता है। तो क्या बनेगी फोर्स की वैल्यू, एफ बराबर आएगा एम और यहाँ पर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एम को मल्टीप्लाई कराते हैं तो एफ बराबर आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम, दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा ना, एम वी आई और डिवाइड में आएगा टी। ओके जी, अब नोट करो ज़रा ऊपर ये लिखा हुआ क्या है। हमें पता है मोमेंटम बराबर होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। ऊपर मास और वेलोसिटी का तो प्रोडक्ट है, लेकिन वेलोसिटी फाइनल वाली है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो फोर्स बराबर आ रही है, ये ऊपर एम वी एफ जो लिखा हुआ है ये बन जाएगा पी एफ। पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम। एम वी आई जो बन रहा है ये बन जाएगा पी आई। पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल थी, डिवाइडेड बाय टी। और ऊपर जो हमने माइनस में लिखा हुआ है, इसको लिखने का एक सिंपल सा तरीक़ेकार भी है, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, या डेल्टा टी भी कर सकते हैं। तो जो डेल्टा है, नहीं मालूम आपको तो मैं बता दूं, डेल्टा ही जाहिर करता है चेंज को। तो जो फोर्स की डेफिनेशन अभी मैंने बताई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो इसी से बनाई थी और प्रूफ भी वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक बुलेट जो है वो जाके टकरा रही है एक स्टील की वॉल से, तो वो जाकर फोर्स अप्लाई कर रही है, और वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो जाहिर कर रही है इसके मोमेंटम के चेंज को। जो बुलेट का मोमेंटम वो चेंज हो रहा है और फिर वो जाके फोर्स अप्लाई कर रही है दीवार पर। इसी तरीके से एक बॉल जो जाके टकरा कर वापस आ रही है, ये देख सकते हो आप, बिलियर्ड बॉल, तो वो जाकर फोर्स अप्लाई कर रही है। और आप इस बात को नोट करोगे कि जितना ज़्यादा तेज़ी के साथ मोमेंटम के अंदर चेंज आता है, फोर्स उतनी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बुलेट की स्पीड टकराने से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रही होगी, और टकराने के बाद बुलेट की स्पीड 0 हो गई, क्योंकि उसको रुकना है। तो क्योंकि मोमेंटम में जो चेंज आया है वो ज़्यादा आया है और कम वक्त में आया है, इस वजह से आप देख सकते हो कि बुलेट की फ़ोर्स ज़्यादा होगी। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ बिलियर्ड बॉल को, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो मोमेंटम है उसमें कुछ वक्त लगा है, फोर्स थोड़े टाइम में लगी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो फोर्स का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। फोर्स की डेफिनेशन के मुताबिक जो मोमेंटम का चेंज है वो टाइम पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा मोमेंटम के चेंज होने में, तो अपने आप फोर्स कम होगी इस बिलियर्ड बॉल की एज़ कम्पेयर टू बुलेट। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या हुआ कि एक कार की पहले वाली वेलोसिटी ज़्यादा थी, ठीक है, वो मूव कर रही थी, उसका कुछ ना कुछ मास था। क्या हुआ कि जब वो इस घास के ढेर से टकराई तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। बड़ा टी है, टाइम ज़्यादा लगा। क्योंकि टाइम ज़्यादा लगा तो आप देखना कार के ऊपर फोर्स कम अप्लाई हुई। अगर भूसे के किसी ढेर से कार टकराती है तो उसकी स्पीड जो चेंज होती है उसमें बहुत वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बदलता है, तो फोर्स कम होती है। और अगर यही कार जाके टकराती है किसी दीवार से, तो आप देखोगे कि बहुत ही कम टाइम के अंदर उसका मोमेंटम, अगर मिसाल तौर पे यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, तो दीवार से टकराते ही 0 हो जाती है कुछ ही टाइम में, ना होने के बराबर के सेकंड के अंदर। तो क्योंकि टाइम कम है इस वजह से फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी या टी, ये हमें बताता है कि जितनी देर तक फोर्स अप्लाई होती रहती है, कहने का मकसद ये कि मोमेंटम के चेंज होने में जितना वक्त लगता है उतना फोर्स कम हो जाती है, और जितना जल्दी जो है वो मोमेंटम में चेंज आता है उतनी ही फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई होती है। टाइम ज़्यादा, मोमेंटम कम, और टाइम कम, मोमेंटम फोर्स ज़्यादा।